मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कक्षा 10वीं गणित विषय का चौथा अध्याय द्विघात समीकरण की प्रश्नावली नंबर 4.1 का अध्ययन किया। अब हम प्रश्नावली 4.2 जिसमें गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल निकालना हम सीखेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम द्विघात समीकरण इसको गुणनखंड विधि से हम हल करना सीखेंगे। तो गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल, तो इसमें हम मध्य पद को विभक्त करके द्विघात बहुपद के क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। इस विधि का हम प्रयोग करेंगे जो कि हमने नवीं कक्षा में सीखा था इसको। तो प्रश्नावली 4.2 के हमारे पास पहले प्रश्न के 5 पार्ट है जिसको हमने यहाँ द्विघात समीकरण दी हुई है आपको। x की 2 - 3 x - 10 = 0, 2x की 2 + x - 6 = 0। इस तरह हमारे पास ये 5 द्विघात समीकरण दिए, इनको हमने गुणनखंड विधि से हल कर मूल ज्ञात करने इनके। तो हम इसका पहला पार्ट हम कर रहे हैं। x की 2 - 3 x - 10 = 0। तो जैसे हम जानते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण के बहुपद निकालते हैं, सबसे पहले हम a और c का गुणा करते हैं। तो ax की 2 - प्लस bx प्लस c = 0, ये द्विघात समीकरण आपकी होती है। ax की 2 प्लस bx प्लस c = 0। तो यहाँ a कितना आपका 1 और c कितना है -10। तो 10 से कम -10, यानी कि a और c का जो गुणांक है वो गुणा है उनकी -10। अब 10 के ऐसे गुणनखंड हम बनाएंगे जिनको जोड़ने पर उत्तर क्या आना चाहिए b, यानी कि -3, और गुणा करने पे उनका उत्तर कितना आना चाहिए -10। तो 10 के गुणनखंड क्या होंगे, तो 10 से कम 10, यानी कि 10 के जो गुणनखंड आ गए या तो 10 से कम 10 या 2 पे 2 × 5 = 10। तो ये दो ही गुणनखंड हो सकते हैं 10 के, 10 से कम 10, 2 × 5 = 10। अब इन दोनों गुणनखंडों में कौन से गुणनखंड ऐसे हैं जिनका जोड़ करने पे -3 आ सकता है। अगर 10 में से 1 घटाएं तो 11 हो जाएगा, 1 जोड़ दें 11 हो जाएगा, 10 में 1 जोड़ घटा दें तो 9 हो जाएगा। तो ये तो गुणनखंड इसके नहीं ले सकते हम। अब देखते हैं इसको, 5 में से अगर 2 घटाते हैं तो आपका उत्तर 3 आ जाता है। तो इसके गुणनखंड क्या आएंगे, 2 और 5। अब हमें इनके चिन्ह, एक गुणनखंड इसका 2 आएगा, एक इसका 5 आएगा। अब हमें चिन्ह इस तरह लेने हैं कि गुणा करने पर इनकी गुणा कितनी आनी चाहिए -10, और जोड़ने पर इनका उत्तर कितना आना चाहिए -3। तो अगर हम बड़े नंबर को माइनस कर लेंगे, छोटे नंबर को प्लस कर लेंगे, तो -5 + 2 आपका उत्तर -3 भी आ जाएगा। और दोनों नंबर की गुणा करने पर जो आपका है प्रोडक्ट वो कितना -10 के बराबर भी आ जाएगा। तो इसके गुणनखंड क्या आएंगे, 2 और -5। तो हमने क्या किया, मध्य पद को विभक्त किया हमने। तो x की 2 माइनस मध्य पद को क्या लिखा हमने, माइनस, या तो इसको 3 को लिख दो 5 - 2, या इस तरह आप लिख सकते हो -5x, क्योंकि एक इसका गुणनखंड -5 है, और प्लस का 2x, और -10 = 0। ये इसके गुणनखंड आ जाएंगे। दोबारा से देख लेते हैं, a और c के गुणनखंड हमने किए। a हमारे पास 1 है और c हमारे पास -10 है। तो -10 से कम -10, तो 10 के हमने गुणनखंड बनाए, या तो 10 से कम 10 या 2 × 5 = 10। ये दो ही गुणनखंड हो सकते हैं। इन दोनों गुणनखंडों में ऐसे गुणनखंड कौन से जिनका जोड़ या घटाने पर आपका उत्तर -3 आएगा, तो वो है 2 और 5। तो 2 और 5, फिर हम चिन्ह इस तरह लेंगे कि उन दोनों का जोड़ -3 आए और गुणा करने पे -10 आए। तो अगर हम प्लस का 2 ले लेते हैं, माइनस का 5 ले लेते हैं, +2 - 5 कितना आएगा, -3 जोड़ने पर, और गुणा करने पर इन दोनों की गुणा क्या आएगी, -10 आएगी। तो इसके गुणनखंड क्या आएंगे, x² - 5x + 2x - 10। अब इन दोनों के हम गुणनखंड बना रहे हैं, तो x × x लिख सकते हैं, इसको 5 × x लिख सकते हैं, प्लस इसको 2 × x लिख सकते हैं, और इसको 10 को 2 × 5 हम लिख सकते हैं। अब हम पहले दो पदों में क्या समझा है, x समझा है, तो यहाँ से x समझा चला गया, तो यहाँ से x समझा चला गया, तो यहाँ क्या बच जाएगा x माइनस, और ये x समझा चला गया तो ये क्या बच जाएगा 5। अब इन दोनों गुण में क्या समझा है, हमें क्या दोनों पदों में समझा है। तो यहाँ पे हमें देखना +2 निकालें या -2। अब यहाँ पे हमें x किसका चाहिए, प्लस का, तो प्लस का x कब आएगा, जब प्लस का 2 बार निकाल देते हैं। तो प्लस बार गया 2 जाएगा, तो यहाँ क्या जाएगा प्लस का x, ये बीच में माइनस है तो -2 बाहर चला गया, तो -5 = 0। तो दोनों ये गुणनखंड एक जैसे आ गए। तो इनमें से x - 5 दोनों में से बाहर चला गया, ब्रैकेट से बाहर, x - 5 यहाँ x - 5, तो इस x - 5 के साथ यहाँ कितना है x, और इस x - 5 के साथ यहाँ कितना है +2 = 0। तो ये इसके दो गुणनखंड आ गए द्विघात समीकरण के, x - 5। अब दो संख्याओं की गुणा, ये पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, उनके बीच की गुणा पर 0 कब आएगी, या तो पहली संख्या 0 हो या दूसरी संख्या आपकी 0 आ जाए। तो
पहली संख्या को 0 रखने पर एक्स का मान कितना आएगा 5, और दूसरी संख्या को 0 रखने पर एक्स का मान कितना आएगा -2। अतः ये जो द्विघात समीकरण हमारे पास थी एक्स की 3x माइनस 10 बराबर 0, उसके जो गुणनखंड आगे वो मूल आगे वो आगे एक आ गया 5 और एक आ गया -2। तो इस तरह इस विधि से हमने क्या निकाला, इन द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात हमने किया। अब इसका तीसरा पार्ट देख लेते हैं। तीसरा पार्ट है वर्गमूल 2x² प्लस 7x प्लस 5 वर्गमूल 2 बराबर है 0। अब वही a और c गुणा करते हैं। a हमारा वर्गमूल 2 है, c हमारा 5 वर्गमूल 2 है। तो 5 गुणा में वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 हो जाएगा 5 दूनी 10। तो 10 के ऐसे गुणनखंड हमने बनाने हैं जिनका जोड़ करने पे 7 आए। तो 10 से कम 10 या 5 दूनी 10, ये 10 के गुणनखंड आएंगे। तो ये गुणनखंड हम लेंगे 2 और 5। ये हम नहीं ले सकते क्योंकि 10 में 1 जोड़ने से 11 आएगा, 10 में से घटाने पर 9 आएगा, जो कि यहाँ पे हमें क्या चाहिए 7, जो नहीं आ रहा। फिर 5 में 2 जोड़ने से 7 आ सकता है। तो इसके गुणनखंड आ जाएंगे 2 और 5। और क्योंकि हमें जोड़ भी प्लस का 7 चाहिए और उनकी गुणा भी हमें प्लस का 10 चाहिए, तो दोनों को हम प्लस का लेंगे। तो वर्गमूल 2x की 2, तो मध्य पद को क्या लिखा हमने 2x प्लस 5x, 2x प्लस 5x प्लस 5 वर्गमूल 2। अब इसके गुणनखंड हम बना रहे हैं। तो वर्गमूल 2 और x की 2 को x गुणा x प्लस 2 को लिख दिया हमने वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 2 गुणा में x, क्योंकि 2 में 2 बार वर्गमूल 2 होता है, प्लस 5 के हमने लिखे 5 गुणा x और 5 वर्गमूल 2, ऐसे कैसे। अब इन दोनों में क्या साझा है, एक तो वर्गमूल 2 दोनों में साझा है, पहले दो पदों में x साझा दोनों में। तो वर्गमूल 2x को बाहर निकाला हमने, तो यहाँ क्या रह जाएगा x प्लस वर्गमूल 2। तो हमने क्या किया, वर्गमूल 2x को साझा निकाला, तो अंदर क्या रह जाएगा x प्लस वर्गमूल 2। और बाकी अगले जो दोनों पद हैं उन दोनों पदों में क्या साझा है, 5 दोनों में साझा है। तो 5 साझा निकालने पर यहाँ क्या बचेगा x प्लस वर्गमूल 2। दोनों ऐसा साझा निकालना होता है हमें जिसके लिए यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर जो संख्या वो एक जैसी आनी चाहिए हमारे पास। तो x प्लस वर्गमूल 2 इसको बाहर निकाल देंगे। यहाँ x प्लस वर्गमूल 2 के साथ क्या है वर्गमूल 2x, और यहाँ क्या है 5 बराबर है 0। तो दो संख्याओं की गुणा 0 कब होती है, तो पहली संख्या 0 हो या दूसरी संख्या 0 हो। तो x यहाँ से कितना है माइनस वर्गमूल 2, यहाँ से वर्गमूल 2x बराबर -5। तो x की वैल्यू एक तो माइनस वर्गमूल 2 आएगी और दूसरे x की वैल्यू क्या आएगी -5 बटे वर्गमूल 2। तो ये हमारे पास 2 इसके मूल आ गए। अब इसका पार्ट नंबर 4 हम कर रहे हैं। 2x की 2 -x प्लस 1/8 बराबर है 0। जब भी द्विघात समीकरण का कोई एक पद उसमें कोई एक संख्या बटे में आ जाए, जैसे 8 यहाँ बटे में है, तो हम क्या करेंगे, हर पद को 8 से गुणा कर देंगे, या 8 लघुत्तम ले लीजिए। इसको 8 से गुणा करने पर 8 दूनी 16x², 8 एकम 8x, और 8 से गुणा करेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, यानी 8 गुणा 1/8 क्या आ जाएगा 1 बराबर है 0। अब इसके द्विघात मध्य पद को हमने विभक्त करना है। तो -8 के ए और सी कौन है, ए कौन है यहाँ पे 16 और सी कितना है 1। तो 16 एकम 16 के ऐसे गुणनखंड बनाइए जिनकी गुणा करने पर प्लस का 16 आए और जोड़ने पर माइनस का 8 आए। तो 16 के गुणनखंड हो सकते हैं 16 एकम 16 या 2 अट्ठे 16 या 4 चौके 16, ये 3 हमारे पास गुणनखंड हो सकते हैं। अब इन गुणनखंडों में कौन से गुणनखंड ऐसे जिनका जोड़ करने पे माइनस का 8 आएगा। तो 16 में 1 जोड़ दो 17, 16 में से घटा दो 15, तो ये तो नहीं हो सकता। 8 में 2 जोड़ दो 10 आएगा, जो कि यहाँ पे 8 चाहिए आपको। 8 में से 2 घटाने पर 6 आएगा, तो 6 नहीं चाहिए आपको, यानी ये भी नहीं हो सकते। तो हमारे पास क्या बचते हैं 4 और 4। तो एक हमने 4 लिया, दूसरा वो हमने 4 लिया। अब दोनों का जोड़ माइनस का 8 कब आएगा, जब दोनों को जोड़ दे माइनस के ले लें। -4 और -4 माइनस के 8, और गुणा करने पर -4 की -4 से गुणा करने पर आपका प्लस के 16 भी आ रहा है, क्योंकि -1 प्लस 4 चुके 16। तो इसके गुणनखंड आएंगे 16x² -4x प्लस 1 बराबर है 0। तो इन दोनों में से क्या साझा आ गया, बस 16 में 4 होता है, एक 4 दोनों में साझा है। एक x की 2, यहाँ x 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो x साझा आ गया। तो इन दोनों में क्या को साझा है 4x। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 16 में से 4 जाएगा तो 4 बच जाएगा, और एक x माइनस ये 4x बाहर चला गया तो क्या बच गया 1। अब इन दोनों में से क्या साझा निकालें कि यहाँ भी 4x - 1 आ जाए, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट के अंदर 4x - 1 है, तो यहाँ भी 4x - 1 चाहिए। अब यहाँ 4x के साथ क्या है चिन्ह माइनस का, हमें किसका चाहिए ब्रैकेट के अंदर प्लस का 4x, इसलिए माइनस का 1 साझा। हम कोई कुछ भी साझा अगर ना हो तो 1 कॉमन आएगा। अब वो चिन्ह देखना पड़ेगा आपको, प्लस का लिए माइनस का, तो यहाँ से -1 को साझा निकाला, तो यह 4x - 1 बराबर है, क्योंकि जो प्लस का पद है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का पद है वो प्लस का हो जाएगा। तो 4x - 1 को फिर हमने बाहर निकाल दिया ब्रैकेट से, मतलब ये दो पद साझा है, तो अंदर क्या हो जाएगा 4x - 1 बराबर 0। तो ये 4x - 1 0 या 4x - 1, ये दो नंबर की गुणा 0 कब होती है, या तो पहली संख्या 0 हो या दूसरी संख्या 0 हो। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, ये 1 उधर जाएगा प्लस का 1 बटे 4, और यहाँ से 4x - 1 बराबर 0, तो x कितना आएगा बटा 4। तो दोनों जो मूल है वो क्या आएंगे बराबर आएंगे। अब हम प्रश्न नंबर 2 आप समय कर लेंगे, जो कि उदाहरण नंबर 1 से संबंधित है, उनका हमें गुणनखंड विधि से हल करना है।
प्रश्न नंबर 3, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ऐसी में दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो मान लेते हैं एक संख्या उनमें से क्या है x, क्योंकि उनका योग, जब दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ हो तो एक संख्या x आएगी तो दूसरी क्या आएगी 27 माइनस x। क्योंकि देखिए मान लेते हैं दो संख्याओं का योग 10 है, अगर एक संख्या 7 है तो दूसरी संख्या क्या आएगी, इस 7 में हम कितना जोड़ेंगे वो 10 हो जाए तो 3, 10 में से 7 जाएगा, यानी एक संख्या 7 है तो दूसरी क्या आएगी 10 माइनस 7। तो उसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास दोनों का योग कितना दिया हुआ 27, तो एक संख्या x दूसरी क्या आएगी 27 माइनस x। अब क्योंकि इन दोनों का गुणनफल, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, उनका गुणनफल कितना था 182, 182 दिया हुआ है आपको। तो x के 27 से गुणा 27x और x के x से गुणा करें माइनस एक्स के बराबर है 182। तो इसको इन दोनों पदों को उधर लेके जाएंगे, ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का तो ये किधर माइनस का हो जाएगा, और 182 बराबर है और इधर क्या रह जाएगा बराबर है 0। अब a हमारे पास 1 है और c हमारे पास 182 है। 182 कम 182 के ऐसे गुणनखंड जिनका जोड़ करने पे माइनस का 27 आए। तो 182 का जो गुणनखंड हो सकते हैं 182 के 182 या 91 दूनी 182 या 26 सत्ते 182 या 14 को 13 से गुणा करने पर, यानी कि ये गुणनखंड हो सकते हैं। अब इन गुणनखंडों में वो गुणनखंड ढूंढिए जिनका जोड़ करने पे प्लस का 27 आए। तो ये नहीं हो सकते क्योंकि 182 में एक जोड़ दो 183, 182 में से एक घटा दो तो 181, तो ये नहीं हो सकते। 91 में 2 जोड़ दो 93, नहीं हो सकता। 91 में 2 घटा दो तो 89, तो नहीं हो सकता ये गुणनखंड भी। 26 और 7 33, हमें चाहिए कितना 27, 26 में 7 घटा दो तो 19, ये भी गुणनखंड नहीं हो सकते। तो बचता गुणा 13 और 17, तो 13 और 17 ये 14 जो दो गुणनखंड आएंगे। अब इन गुणनखंडों को इस तरह लेना हमने कि दोनों का जोड़ करने पे माइनस का 27 और गुणा करने पर प्लस का 182 आए। तो दोनों को किसका लेना पड़ेगा माइनस का, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तभी हमारे पास माइनस 27 आएगा कि -13 और -14, माइनस के 27 गुणा करने पर -13 गुणा -14, क्योंकि दोनों माइनस के माइनस प्लस 14 या 13 से गुणा करें 182। तो गुणनखंड आएंगे -13x -14x प्लस 182 बराबर है 0। तो x समझा तो x -13 आएगा अंदर, यहाँ से क्या समझ आएगा। अब यहाँ से दोनों पदों में 14 कॉमन है समझा है, बट माइनस का भी निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें ये पद किसका चाहिए प्लस का x चाहिए। तो ये प्लस का x कब आएगा जब माइनस भी चला जाए और 14 भी चला जाए, तो यहाँ क्या बचेगा x, और जो प्लस का पद है वो माइनस का हो जाएगा, और 182 में से 14 बाहर जाएगा तो क्या बचेगा 13। तो x -13 दोनों पदों में है तो x -13 बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बचेगा x -14। अब दो संख्याओं की गुणा 0 कब हो सकती है, या तो पहली संख्या 0 हो जाए या दूसरी संख्या हमारे पास 0 हो जाए। तो x 13 और x वैल्यू कितनी आएगी 14। तो दोनों संख्याएं, एक 13 है तो दूसरी क्या है 14 हमारे पास है। तो ये दोनों संख्याएं हमारे पास आ गई। अब इससे संबंधित अगला प्रश्न है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। अब हमारे पास दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमें चाहिए। क्रमागत मतलब क्रम में जो आने वाले हैं, जैसे 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है। धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो एक संख्या मान लो 10 है तो 2 के लिए क्या आएगी 11। तो क्रमागत का मतलब ये होता है, तो माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 1 x तो क्या आएगा x प्लस 1। क्योंकि हमें इनको ज्ञात करना है तो एक को मैक्स मान लेते हैं, तो दूसरा क्या आएगा अपने आप x प्लस 1। क्यों? क्योंकि वो क्रमागत है। तो 1 9 है तो 9 1, अगला क्या आएगा 10 आएगा। अब क्या कह रहा है प्रश्नानुसार, दोनों का वर्ग करने पर जिसके वर्गों का योग, पहली संख्या का वर्ग किया हमने प्लस दूसरी संख्या क्या है x प्लस 1 का वर्ग किया हमने, उनके पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग करने पर उनका जोड़ किसके बराबर है 365 के बराबर होना चाहिए। तो इनको हल कर लेते हैं। x की 2 प्लस x प्लस 1 की घात 2 का सूत्र a प्लस b की घात 2, a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab यानी 2x बराबर कितना है 365। इसको x प्लस 1 के वर्ग को खोल दिया हमने। ये x की 2 प्लस x की 2 2x की 2 प्लस का 2x, इस 365 को इधर ले गए क्या हो गया तो माइनस का 365, उसमें से एक जोड़ोगे तो माइनस का 364 बराबर है 0। क्योंकि प्लस का 1 है 365 माइनस का आएगा तो माइनस 364 बराबर 0। तो तीनों में 2 संख्या हमने निकाल दिया। तो इसमें से 2 संख्या निकाला तो x की 2, इसमें से 2 संख्या निकालने पर x, इसको 2 से भाग करने पर 182 बराबर 0। यानी हर पद को हमने किससे भाग कर दिया 2 से। इसको 2 से भाग किया, इसको भी 2 से भाग किया, इसको 2 से बराबर है, और इसको 2 से भाग करोगे तो ये 0 बन जाएगा। अब 182 के ऐसे गुणनखंड बनाइए जिनका जोड़ करने पर प्लस का 1 आए और गुणा करने पर माइनस का 182 आए। तो 182 गुणनखंड है 1 गुणा 182, 2 गुणा 91, 7 गुणा 26, 13 गुणा 14, जैसे कि पिछले प्रश्न में हमने अभी भी किया था। अब इनमें से किसका जोड़ करने पर 1 आना चाहिए, तो ये 2 पद ऐसे हैं, क्योंकि 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 आएगा।
तो ये दो गुणनखंड आएंगे इसके। तो एक को तो ले लेंगे 13 और एक को ले लेंगे 14। अब इन दोनों का जोड़ कितना चाहिए, प्लस का 1। तो प्लस का 1 चाहिए के लिए प्लस का नंबर बड़ा लेना पड़ेगा, हमें माइनस का नंबर छोटा लेना पड़ेगा, क्योंकि 14 में से 13 घटाओगे तो प्लस का x आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 14 की -13 से गुणा कितनी आएगी, -182। तो x की 2, इसके गुणनखंड क्या आएगी, प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर है 0। तो दोनों में x समझा है यहाँ पे, तो x प्लस 14, इन दोनों में क्या समझा है। अब यहाँ पे x प्लस 14 तो यहाँ पे x प्लस 14 चाहिए, तो प्लस का x कब बचेगा, जब माइनस का 13 हम कॉमन निकालते हैं, साझा निकालते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 12 क्या, यहाँ से 13 बार निकाला 182 में, तो यहाँ क्या बचेगा 14 बराबर है 0। दोनों में x प्लस 14 साझा है तो बाहर निकाल दिया, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ से इन दोनों को 0 रखेंगे तो x प्लस 14 बराबर है 0 या x माइनस 13 बराबर है 0। तो यहाँ से x का मान कितना है -14 और यहाँ से x का मान कितना है 13। अतः संख्या माइनस के होने से क्योंकि धनात्मक हमने निकालने हैं, तो पहली संख्या क्या है आपकी 13, तो अगली क्या है 13 में 1 जोड़ दो 14। तो ये दो धनात्मक पूर्णांक हैं क्रमागत 13 और 14, जिनका वर्गों का जोड़ जो आएगा वो 365 आएगा। प्रश्न नंबर 5, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। जो समकोण त्रिभुज हमारे पास है, ये समकोण त्रिभुज है ABC, इसमें जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, यानी उस कितनी है 7 कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो और कर्ण कितना इसका 13 सेंटीमीटर हो, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें B कोण समकोण है। समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण, जो कि 13 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। ये इसका आधार है, ये इसका ऊंचाई है। तो मान लेते हैं क्योंकि आधार जो ऊंचाई है वो आधार से कितनी है 7 कम है, तो माना त्रिभुज का जो आधार है वो x सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई कितनी आएगी 7 कम है, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर है। अगर आधार x है तो ऊंचाई कितनी है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम, यानी कि x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब हमें इसकी त्रिभुज की तीनों भुजाएं, ये x है, ये x माइनस 7 और ये 13, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हमने 8वीं क्लास में पढ़ा था कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी कि ऊंचाई का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई यानी कि लंब का वर्ग भी बोल देते हैं इसको हम। तो कर्ण कितना दिया हुआ इस त्रिभुज में 13 सेंटीमीटर, आधार कितना माना हमने x का वर्ग, और ऊंचाई कितनी है x माइनस 7 का वर्ग। तो हमें ये हमने भुजाएं ज्ञात करनी हमने, तो 13 की घात 2 इसको इधर लिख दिया 169, x की घात 2 और a माइनस b की घात 2 का सूत्र, a की घात 2 प्लस b की घात 2 यानी 7 की घात 2 49, 2ab तो 7 दूनी 14x बराबर 169। तो x की 2 x की 2 2x की 2 माइनस के 14x, ये 169 इधर आएगा, तो 49 में से 169 घटाएंगे तो 120 बचेगा बराबर है 0। तो तीनों पदों में कितना संख्या है 2 संख्या है, तो 2 निकालने पर इसको 2 से भाग करने पर x की 2, इसको 2 से भाग करने पर 7x और इसको 2 से भाग करने पर 60 आ जाएगा। तो हमारे पास ये बहुपद आ जाएगा x की 2 माइनस 7x माइनस 60 बराबर 2 से तीनों पदों को हमने भाग किया। अब 60 के ऐसे गुणनखंड, यहाँ पे 1 है, 1 गुणा 60 के ऐसे गुणनखंड जिनकी गुणा करने पर प्लस का 7 आए या माइनस का 7 आए। तो 60 के गुणनखंड होते हैं 60 एकम 60, 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 15 चौके 60, 12 पंचों 60 और 10 सिक्के 60। इन गुणनखंडों में वो ढूंढिए जिनका जोड़ या घटा करने पर 7 आए। 60 में 1 जोड़ दो 61, 60 में से 1 घटा दो 59, ये गुणनखंड नहीं हो सकता। 30 और 2 32, 30 में से 2 घटेगा तो 28, ये गुणनखंड भी नहीं हो सकता। 20 और 3 23, 20 में से 3 घटाओ 17, ये भी गुणनखंड नहीं हो सकता, क्योंकि हमें कितना चाहिए 7। 15 में 4 जोड़ दो 19, 15 में से 4 घटाओ तो 11, ये भी गुणनखंड नहीं हो सकते। 12 में 5 जोड़ दो, 12 और 5 17, और 12 में से 5 घटा दो तो 7, ये गुणनखंड हो सकते हैं। 10 और 6 16, 10 में से 6 घटेगा तो 4, ये गुणनखंड नहीं हो सकते। तो इनमें से एक ही बचता है जिनका जोड़ या घटा करने पर 7 आएगा, वो कौन से 12 और 5। तो इसके गुणनखंड क्या आएंगे 5 और 12। अब हमें चिन्ह ऐसे लेना है कि दोनों का जोड़ करने पर माइनस का 7 आए, तो बड़े को माइनस कर लेंगे, छोटे को प्लस कर लेंगे, तब जाके उनका जोड़ कितना आएगा माइनस का 7, बड़ा नंबर माइनस कर लेना पड़ेगा। और दोनों ही गुणा कितनी आ रही है -12 की 5 से -60 भी आ रही है, तो इसको गुणनखंड क्या आएंगे -12x प्लस 5x माइनस 60। इन दोनों में से क्या संख्या है x संख्या है, तो x बचेगा अंदर और यहाँ -12। इन दोनों में क्या संख्या है +5, तो x -12, तो x -12 दोनों पदों में एक जैसा संख्या है, तो यहाँ क्या बचेगा x + 5 बराबर है 0। ये तो x + 5 0, तो x कितना आएगा -5 और यहाँ से x कितना आएगा 12। तो अतः आपका जो आधार है वो x वो कितना आएगा 12, तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी 12 में 7 गया 5, तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी 5, 12 और 5 है। अब अंतिम प्रश्न, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है।
एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, भाई एक नग बनाने में कितने निर्माण लागत लगती है, कितने रुपए लगते हैं एक नग को बनाने में रुपए में, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। जो निर्माण लागत थी, जितने बर्तन उस दिन बनाए गए उसके दुगुने से 3 अधिक थी जो निर्माण लागत थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या व प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि एक दिन उसकी जो लागत है 90 रुपये है बर्तन बनाने की, तो बताओ उस दिन कितने बर्तन बनाए गए और प्रत्येक नग की क्या लागत थी। अब जैसे कि यहाँ दिया गया था कि जो प्रत्येक नग की निर्माण लागत है वो कितनी है, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। तो माना विशेष दिन, उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या हमने कितनी मान ली, x। मान लेते हैं उस दिन कंपनी ने, उसने कुटीर उद्योग ने x बर्तन बनाए, तो उस दिन प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत क्या होगी, वो क्या बताया गया था, बर्तनों की संख्या के दुगुने से। अब बर्तन कितने, उसने कितने बर्तन बनाए x, उसके दुगुने से यानी कि 2x से कितना अधिक थी, 3 अधिक थी, 2x + 3 इतने रुपए निर्माण लागत थी। भाई वो जो निर्माण लागत है वो डिपेंड करती है कि आप कितने बर्तन उस दिन बनाओगे। आपने अगर x बर्तन बनाए तो निर्माण लागत क्या आएगी, दुगुने से, जितने बर्तन बनाए उसके दुगुने से 3 अधिक थी, यहाँ दिया गया था। तो ये निर्माण लागत है और उस दिन x बर्तन बनाए गए, तो बर्तनों की संख्या को एक बर्तन बनाने में कितना खर्च आ रहा है, कितने निर्माण लग रहा है, 2x + 3, दोनों को आपस में, तो उस दिन कुल निर्माण लागत कितनी रुपए थी, 90 रुपये, तो दोनों गुणा कर दिया हमने, 90 रुपये थी। देखिए उस दिन हमने x बर्तन बनाए कुटीर उद्योग में और एक बर्तन को बनाने की जो लागत है वो 2x + 3 है। अगर मान लो उस दिन 10 बर्तन बनाए और एक बर्तन बनाने में 5 रुपये लगते हैं, तो 10 बर्तन बनाने में कितना लगेंगे, 5 × 10, तो उस दिन कितने बर्तन बनाए हमने x, और एक बर्तन बनाने की लागत कितनी है, 2x + 3, दोनों को गुणा करते हैं तो कुल लागत आ जाएगी उस दिन की लागत है कितनी, 90। x की 2 ऐसे गुणा किया 2x की 2, x को 3 से गुणा किया 3x, इस 90 को 2 लेके तो -90 = 0। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि a हमारे पास 2 है और c हमारे पास -90 है, तो -90 दूनी 180। अब 180 के ऐसे गुणनखंड बनाइए जिनका जोड़ करने पर +3 आए, तो 180 गुणनखंड हो सकते हैं, 180 कम 180, 90 दूनी 180, 3 की 60 से, 60 की 180, 4 को 45 से, 45 को 180, 5 को 36 से 180, 6 को 30 से 180, 9 को 20 से 180, 10 को 18 से 180, 12 को 15 से गुणा करने पर 180 आएंगे। तो ये हमारे पास गुणनखंड है। इन गुणनखंडों में वो गुणनखंड ढूंढो जिनके बीच का अंतर कितना हो, 3। इनके बीच का अंतर 3 नहीं है, इनके बीच का अंतर भी 3 नहीं है, इनके बीच का अंतर भी 3 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, बीच में से 9 घटेगा तो क्या आएगा 11, यहाँ भी अंतर 3 का नहीं है, 18 में से 10 जाएगा तो यहाँ भी अंतर 3 का नहीं है, तो यहाँ पे अंतर 3 का है। तो एक गुणनखंड आएगा +12 और एक आएगा +15। अब हमें चेक करना है कि गुणनखंड +3 चाहिए, तो बड़े नंबर को प्लस का रखना पड़ेगा, छोटा नंबर को माइनस का, यानी +3 को हमने 2x की 2 +3 के गुणनखंड आगे 15 - 12, 15 - 12 गुणा में x -90 = 0, तो 2x की 2 15 से गुणा 15x -12 के x से -12x -90 = 0। इन दोनों में कुछ भी साझा नहीं है, x साझा है, तो यहाँ क्या बचेगा 2x प्लस यहाँ से x साझा है तो +15। इन दोनों में क्या साझा है 6, 6 दूनी 12, 15 छुको 90, तो 6 साझा दोनों में। बट हम क्योंकि दोनों पद माइनस के लिए इसलिए -6 कॉमन हमने निकाला, क्योंकि माइनस बाहर चला गया, 6 बार चला गया तो क्या बचेगा 2x, माइनस बाहर चला गया 6 बार चला गया तो क्या बचेगा +15 = 0। तो 2x + 15 दोनों पदों में है तो बाहर निकाल दिया हमने, यहाँ क्या बचेगा x - 6 = 0, या तो 2x + 15 0 है या x - 6 = 0। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा -15/2 और यहाँ से x मान कितना आएगा 6। यानी उस दिन कितने बर्तन बनाए टोटल 6 बर्तन, और बर्तनों के ऊपर कितने लगे लागत हुई, जितने बर्तन बनाए उसके दुगुने से 3 अधिक है, यानी 6 दूनी 12 और 3 15 रुपये। तो 6 बर्तन बनाने में एक बर्तन में कितनी लागत लगेगी 15 रुपये, 15 × 90, तो उसमें की लागत कितनी आ गई, वो आ जाएगी 90 रुपये। तो ये आज के लिए इतना ही, हमने प्रश्नावली 4.2 का हल किया, तो आप इसको अध्ययन करेंगे जिसमें हमने गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।